क्लास 9 में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में बिंदु। हिंदी में बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग बढ़ रहा है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। देखिए कैसे लगाया गया है। शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं जिसे हम लोग अनुस्वार। जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंठ, कंघा, बंदर आदि। यदि किसी व्यंजन पर स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो तो अनुनासिक यानी चांद बिंदु को अनुनासिक कहते हैं के स्थान पर बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे सिंचाई, कहीं, गोंद। ये ध्यान देना है कि ये सिंचाई पर अनुस्वार नहीं बोलेंगे। हम लोग बोल देते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। ये है सिंचाई पर चांद बिंदु है, लेकिन वहाँ लिखते समय अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इसे शिक्षाविद ने या विद्वानों ने उसे चांद हटाकर केवल बिंदु रखा है। लिखा भी है, देखिए ध्यान रहे कि यह बिंदु अनुनासिकता का सूचक है, अनुस्वार का नहीं। हम उसमें दिमाग में रखेंगे कि ये सिंचाई पर चांद बिंदु है। कुछ अवर्गीय व्यंजनों के साथ बिंदु यानी अनुस्वार का ही प्रयोग कुछ अवर्गीय व्यंजनों के साथ बिंदु यानी अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे वंश, हंस, अंश आदि। स्वर रहित पंचमाक्षर, इसे पंचम वर्ण भी बोलते हैं। पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर हुआ या पंचम वर्ण। स्वर रहित पंचमाक्षर य, अङ, य, ण, न, म जब अपने वर्ग के व्यंजन के पहले आता है तब उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे क वर्ग का देखिए पंकज, गंगा, कंघा। च वर्ग का जो है तो यों ही लिखा यानी उसमें अंगों का उच्चारण होगा। च वर्ग में च जो है यों का उच्चारण होगा। ट वर्ग में ट ण का उच्चारण होगा। ये इसका मतलब हुआ। तो च वर्ग में देखिए चंचल, मंजन, पंजाब। क वर्ग में क्या पढ़े हमने? क वर्ग में पंकज, गंगा, कंघा। और च वर्ग में चंचल, मंजन, पंजाब। ट वर्ग में घंटी, पंडित, दंड। त वर्ग में पंथ, बंदर, अंदर। त वर्ग में पंथ, बंद, अंदर। प वर्ग में चंपक, म का उच्चारण होगा। प फ ब भ म होता है, इसलिए चंपक, गुंबद, दंभ। मानक वर्तनी के नियमानुसार वर्गीय व्यंजनों के साथ नासिक के वर्ण के संयुक्त होने पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। यद्यपि दोनों रूप शुद्ध हैं, पर एक रूपता लाने के लिए ऐसा किया गया है। जैसे देखिए दंड। बताया जा रहा है कि यहाँ दंड जो इस तरह से लिखा है, हम लोग आधा मूर्धन्य कहते हैं या मूर्धन्य ड संयुक्त कहेंगे, तो इसमें ये ऐसे लिखा है। आधा मूर्धन्य दे करके भी सही हुआ और द अनुस्वार ड दे करके भी ये भी सही हुआ, लेकिन इसे मानक वर्तनी यानी विद्वानों ने माना है कि एक जैसा सब पर होना चाहिए, इसीलिए हमें ऐसा ही लिखना चाहिए। झंडा, देखिए अनुस्वार, देखिए ऊपर हमने अनुस्वार पढ़ा, इसलिए विद्वानों का मानना कि यहाँ भी इन वर्णों के बदले हम अनुस्वार ही दें। इसके बाद देखिए अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है
उसी व्यंजन वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में उच्चारित होता है। अभी मैंने बताया जैसे गंगा, क ख ङ, तो ङ जैसा ही इसका उच्चारण होना चाहिए। गंगा, पंकज, मंज, घंटा, दंत, चंपक, ऊपर भी मैंने बताया उसी वर्ग के 5वें अक्षर के जैसा उच्चारण होना चाहिए। अंतस्थ पे देखिए, अंतस्थ होता है य, र, ल, व, और उष्म यानी तालव्य मूर्धन्य दंश और ह व्यंजनों के पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण में से किसी एक वर्ण की भांति हो सकता है। इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं बताया जा रहा है। पंचम में से जो किसी का भी 5वां है तो किसी जैसा भी हो सकता है, किंतु कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ संशय, संरचना, संलाप, बिंदु और चंद्र बिंदु के अंतर को समझना आवश्यक है, अन्यथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे हंस और यह है हंस, एक हंस है यानी हंसना और एक हंस है पक्षी। ये बताया जा रहा है कि हमें इसके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो चंद्र बिंदु के स्थान पे केवल बिंदु लगाएंगे और बिंदु का स्थान पे चंद्र बिंदु लगा देंगे, उसका इसके अनुसार इसका उच्चारण गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसके अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। आज ये हम लोगों का पूरा हो गया। अगले दिन हम अर्धचंद्राकार और नुक्ता पढ़ेंगे। धन्यवाद।